चैप्टर में हम बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी टेक्निक्स को पढ़ रहे हैं। अब तक जब ज़्यादातर हमारा जो फोकस था वो डीएनए की सीक्वेंसिंग पे, एनालिसिस पे, एक्सप्लोरेशन पे और जेनेटिक्स की और जीनोमिक्स की सारी स्टडीज़ पे था। अब जो हम मूव कर रहे हैं वो एक टोटली डिफरेंट फील्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज़ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर यानी कि हम किसी भी टिश्यू को पिक करें किसी ऑर्गेनिज्म से और उसको आर्टिफिशियली हम न्यूट्रिटिव मीडिया के ऊपर ग्रो करें, तो उस टेक्निक को ओवरऑल हम कह रहे होते हैं टिश्यू कल्चर। अगर प्रिसाइजली बात की जाए तो ग्रोथ ऑफ सिंगल सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ ग्लासवेयर ऑन आर्टिफिशियल मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशंस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। अब एसेप्टिक कंडीशंस का मतलब ये है कि वहाँ पे उस सेल के अलावा और कुछ ग्रो ना हो रहा हो, किसी किस्म के कोई बैक्टीरिया ना हो, कोई फंजाई ना हो, बड़ा स्टेराइल किस्म का एनवायरनमेंट दिया जाता है। और टिश्यू कल्चर जो है और या सेल कल्चर जो है काफ़ी सेंसिटिव सी टेक्निक है कि इतनी ज़्यादा स्टेरिलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है कि ऑल द टाइम आप हीट के सोर्स के पास होते हो। उसके अलावा आप एक ख़ास किस्म का हुड होता है जिसके अंदर आपके सिर्फ हाथ जाते हैं और वो भी ग्लव्स के अंदर होते हैं, या फिर कंटिन्यूसली जो है वो अल्कोहल से उनको स्टेरिलाइज कर रहे होते हो और हाथ सिर्फ अंदर जा रहे होते हैं, सिर्फ इतनी सी विंडो खुली होती है और आप सारा काम उस हुड के अंदर कर रहे होते हो। उस कैबिनेट के सारा काम अंदर होता है, तब भी कई दफ़ा कंटामिनेशन आ जाती है, कई दफ़ा कोई बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है, कई दफ़ा कोई फंगल कंटामिनेशन आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका बहुत ख्याल रखा जाता है टिश्यू कल्चर परफॉर्म करते हुए, क्योंकि इंतहाई सेंसिटिव किस्म की टेक्निक है। अब दो तरह के बेसिकली टिश्यू कल्चर हो रहे होते हैं, दो से ज़्यादा भी होते हैं। यहाँ पे जो हम बात करें बेसिकली हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करेंगे, फिर हम एनिमल टिश्यू कल्चर की तरफ जाएंगे। जो प्लांट टिश्यू कल्चर है ये ओवरऑल क्या है, टिश्यू कल्चर एक जेनरिक सी टर्म है जो कि हमें ऑर्गन कल्चर और सेल कल्चर दोनों को मिला के कहा जाता है टिश्यू कल्चर। अब जो प्लांट्स की जब बात आती है तो हम एक छोटी सी चीज़ है जो पिक करते हैं, दैट इज़ एन एक्स प्लांट। अब एक्स प्लांट क्या है, द इनिशियल पार्ट विच इज़ यूज टू डेवलप टिश्यू कल्चर, उस पार्ट को हम कह रहे होते हैं एक्स प्लांट। वो पार्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो एक कंप्लीट ऑर्गन हो सकता है, यानी कि हम सीड ले सकते हैं, कोई लीफ हो सकता है, पूरी शाख हो सकती है, या फिर एक सिंगल सेल भी हो सकता है यानी प्रोटोप्लास्ट, या एक टिश्यू का पीस हो सकता है प्लांट के बॉडी के पूरे किसी भी पार्ट में से। सो एक्स प्लांट जो है वो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, वो हम प्लांट में से किसी भी जगह से ले सकते हैं। बस जो इनिशियल कल्चर को इनिशिएट करने के लिए हम जो मटेरियल ले रहे हैं वो एक्स प्लांट होता है। एक्स प्लांट के बाद जो नेक्स्ट चीज़ बनती है वो होते हैं प्लांटलेट्स। प्लांट से है कि प्लांट एक बड़ा पूरी चीज़ है, प्लांटलेट्स मतलब छोटे छोटे प्लांट्स। अब प्लांटलेट्स क्या हैं कि दे आर यंग प्लांट्स विच आर डेवलप्ड ड्यूरिंग टिश्यू कल्चरिंग, कि जब हम जो भी हमने एक्स प्लांट दिया है वो थोड़ा सा ग्रो करता है, थोड़े से लीव्स निकल आते हैं, थोड़े से उसके रूट्स वगैरह बन जाते हैं, तो उसको हम प्लांटलेट कह रहे होते हैं। अब जो हमारा एक्स प्लांट होता है उसकी बेसिस पे हम टिश्यू कल्चर को वेरियसली सेल कल्चर कहते हैं या ऑर्गन कल्चर कहते हैं, कि हम एक ख़ास किस्म के सेल को ग्रो कर रहे हैं या हम एक पूरे के पूरे ऑर्गन को ग्रो करना चाह रहे हैं। अब जो मेथड्स हैं जो प्राइमरीली बेस्ड हैं हमारे एक्सप्लांट के ऊपर वो क्या हैं, हम मेरिस्टेम कल्चर कर रहे होते हैं, एंथर का कल्चर कर रहे होते हैं, ओवरी कल्चर हो रहा होता है और एम्ब्रियो कल्चर हो रहा होता है। ये सारे के सारे जो हैं ये एक्सप्लांट एज एन एक्सप्लांट एक्ट करते हैं और हम इन चीज़ों को कल्चर कर सकते हैं। अब मेरिस्टेम कल्चर है तो एक तरह के सेल्स होंगे, एंथर है तो हम ऑर्गन की तरफ चले गए, ओवरी कल्चर है तो भी हम एक ख़ास किस्म के ऑर्गन के पर्टिकुलर सेल्स को जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। फिर बारी आ जाती है हमारे पास एनिमल सेल कल्चर की। अब एनिमल सेल कल्चर जो है इट इज़ इवन मोर सेंसिटिव देन द प्लांट टिश्यू कल्चर। क्यों? क्योंकि बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। एनिमल कल्चर में जो सेल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं एंड सेल्स आर वेरी सेंसिटिव होने के साथ साथ जो एनिमल सेल्स हैं वो एक ख़ास नंबर ऑफ जनरेशन्स तक ग्रो कर सकते हैं, वो इंडेफिनेटली ग्रो नहीं करते। जबकि प्लांट में ऐसा कोई मसला नहीं है, वो दे कैन ग्रो इंडेफिनेटली। लेकिन जो ये होता है एनिमल सेल्स होते हैं, हम उनको ख़ास जनरेशन तक ग्रो करते हैं और उसके बाद उनकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, दे जस्ट सिंपली डाई।
अब जो ग्रोथ है वो कुछ टिश्यू की टाइप पे भी डिपेंड कर रही होती है कि हमने कौन सा टिश्यू लिया है। अब हमारे अंदर बेतहाशा किस्म की जो हैं सेल्स हैं, लेकिन अगर हम दो को कंपेयर कर लें, अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स जो हैं दे कैन नॉट डिवाइड एंड दे कैन नॉट ग्रो, तो उनको टिश्यू कल्चर करना जो है इट्स नॉट दैट ईजी। जब हम फिब्रोब्लास्ट की बात करते हैं तो वो डिवाइड भी करते हैं, वो ग्रो भी करते हैं और कुछ जनरेशन्स तक ग्रो करते हैं, और वो जनरेशन जब उनकी कंप्लीट हो जाती हैं then they die. So see, there are limitations to the growth of animal cell in artificial aseptic conditions. हम exactly जिस तरह से बॉडी में सेल ग्रो कर रहे होते हैं हम उस चीज़ को रेप्लिकेट नहीं कर पाते। जो एनिमल सेल कल्चर है उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहले तो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो है बहुत हेल्प मिल जाती है। उसके अलावा जो है जेनेटिक मैनिपुलेशंस जो होती हैं वो इजी हो जाती हैं हमारे लिए। इस टेक्निक के थ्रू हम कैंसर रिसर्च में बहुत ज़्यादा सेल कल्चर को यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास डिफरेंट कंप्लीट सेल लाइंस हैं जो कि कैंसर सेल से डिराइव्ड होती हैं, और जितनी भी कैंसर की रिसर्च हो रही होती है वो उन सेल लाइंस के ऊपर हो रही होती है। ऑर्गेनिजम्स में भी हो रही होती है, लेकिन रिसर्च हमेशा हम बेसिक चीज़ पे शुरू करते, हम डायरेक्टली जाके कोई भी एंटी कैंसर ड्रग जो है वो जाके एक ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट नहीं करते। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम सेल्स से स्टार्ट करते हैं कि हम उस ऑर्गेनिज्म के सेल्स जो हैं वो जो कैंसर सेल्स लाइंस हैं उस पे वो ड्रग टेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको नेक्स्ट फेज में लेके जाते हैं। इसके अलावा जो वैक्सीन की प्रोडक्शन है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाती है एनिमल सेल कल्चरिंग की वजह से, कि हमें जो वैक्सीन जिस इंडिविजुअल को देनी है हम डायरेक्टली उसी के सेल्स के साथ उसकी जो है वायबिलिटी चेक कर सकते हैं, उसकी वायरलेंस चेक कर सकते हैं और उसकी कंपैटिबिलिटी भी देख सकते हैं। उसके अलावा हम एक ख़ास किस्म की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारे रिसर्च में बेतहाशा इस्तेमाल होती हैं। हमारी जो डायग्नोस्टिक किट्स होती हैं, हमारे कुछ इस तरह के एलाइजा किट्स होती हैं, उसमें बहुत सारा यूज़ होता है। ये सारे कामों में हमारे पास जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बननी होती है वो हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? वो एनिमल सेल कल्चर के थ्रू हम हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो हैं वो हम बना के टेस्ट कर सकते हैं ऑन एनिमल सेल लाइंस। फिर एनिमल सेल कल्चर जो है उसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। बेसिकली हम टेक्निक्स या टाइप्स की बात करें तो दो तरह की होती हैं। जो एनिमल सेल्स होते हैं, जो सेल लाइंस होती हैं वो दो तरह की हैं कि एंकरेज डिपेंडेंट है और एक एंकरेज इंडिपेंडेंट है। एंकर जो है, एंकर क्या होता है? बेसिकली एक शिप से एक भारी सी चीज़ लटकाई होती है तो वो एंकर करता है शिप को उस शोर के ऊपर, तो एंकर वहाँ से निकला। और एंकरेज का मतलब है कि किसी चीज़ के साथ चिमट जाना, किसी चीज़ के साथ जो है वो उसको सपोर्ट मिलना। अब एंकरेज डिपेंडेंट जो सेल लाइंस होती हैं उनको हम एडहेरेंट सेल्स कहते हैं, यानी ऐसे सेल जिन्होंने आपस में भी स्टिक करना है, उनको कोई सरफेस भी चाहिए, कोई 3D सरफेस चाहिए जिसके ऊपर वो ग्रो कर सकें। तो जो एडहेरेंट सेल्स होते हैं वो एंकरेज डिपेंडेंट होते हैं और ये दे प्रोपगेट एज अ मोनोलेयर अटैच टू द सेल कल्चर वेजल। कि आपका जो सेल कल्चर वेजल है वो कोई पेट्री डिश भी हो सकती है, वो कोई फ्लास्क भी हो सकता है, यूजुअली फ्लास्क यूज़ किए जा रहे होते हैं। तो उसके साथ उस एक मोनोलेयर यानी सिंगल सेल की उसने लेयर बनाई होती है और वो एंकर हुए होते हैं। फिर ये जो सेल्स हैं ये मोस्टली कहाँ से? टिश्यू से डिराइव्ड होते हैं, इसलिए इनको जो है वो एंकरेज चाहिए होती है, क्योंकि टिश्यू में एक तरह के सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बना रहे होते हैं, तो इन सेल्स को भी एंकरेज चाहिए होती है। और क्या करते हैं कि ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ग्रो करते हैं, लिमिटेड जनरेशन्स तक ग्रो करते हैं, उसके बाद ये डिवाइड करना ख़त्म हो जाते हैं। और इस वजह से क्योंकि बहुत जल्दी इनकी दे डाई, दे कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, इनको हम कहते हैं फाइनाइट सेल लाइंस, यानी इनकी जो लाइफ है ये लिमिटेड है। ऑन द अदर हैंड वी हैव एंकरेज इंडिपेंडेंट सेल लाइंस। एंकरेज इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये सर्वाइव भी कर सकते और प्रोलिफरेट भी कर सकते हैं विदाउट बीइंग अटैच टू अ सबस्ट्रेटम, यानी किसी भी सबस्ट्रेट के साथ वो अटैच नहीं करते। एक जो मीडिया की सस्पेंशन होती है उसके अंदर ऐसे तैर रहे होते हैं। अब जो टाइप्स हैं सेल की जो यहाँ पे ग्रो करती हैं वो हमारे पास ब्लड सेल्स हैं। स्प्लीन और बोन मैरो में से जो सेल आइसोलेट किए जाते हैं वो एंकरेज इंडिपेंडेंट होते हैं, वो सस्पेंशन में
में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रांसफॉर्म्ड सेल लाइंस होती हैं जिनको हम ट्रांसफॉर्म करके एंकरेज इंडिपेंडेंट बना लेते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे कैंसर सेल्स में से कुछ सेल लाइंस डिराइव्ड होती हैं, तो वो उन्हें हम कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में से जो सेल्स डिराइव किए जाते हैं वो भी एंकरेज इंडिपेंडेंट होते हैं, दे कैन ग्रो इन द सस्पेंशन। और इनकी एक और खूबी ये है, रिसर्च के हवाले से इनकी ये खूबी है कि ये अनलिमिटेड जनरेशन्स तक ग्रो करते हैं, इसलिए इन्हें कंटिन्यूस सेल लाइन कहा जाता है कि इनकी ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड है।